नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से। आपको बता दें, सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन जारी किया गया है। संपत्ति को लेकर पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को यह समन भेजा गया है। वहीं ईडी ने आज रांची दफ्तर में पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन को बुलाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी ने आज रांची दफ्तर में पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन को बुलाया है। संपत्ति से जुड़े हुए सवाल हेमंत सोरेन से आज ईडी द्वारा किए जाएंगे। ईडी ने आज रांची दफ्तर में पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन को बुलाया है। आपको बता दें, सीएम हेमंत सोरेन को पहले भी समन जारी किए गए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कारणों का हवाला देते हुए हमेशा से ही हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर में जाने से बचते रहे। वहीं ईडी ने समन जारी कर हेमंत सोरेन को आज रांची दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया है। अब देखना जरूरी यही होगा कि हेमंत सोरेन जाते हैं या एक बार फिर से किन्हीं ना किन्हीं कारणों का हवाला देते हुए हेमंत इस पूछताछ से बचने की कोशिश करते हैं। संपत्ति से जुड़े मामले में हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब संपत्ति को लेकर पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा समन जारी किया गया है। ईडी ने आज रांची दफ्तर में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को बुलाया है। हेमंत सोरेन को ईडी का समन जारी किया गया है। संपत्ति को लेकर पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को यह समन भेजा गया है। आपको बता दें, पहले भी हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा समन जारी किए गए थे, लेकिन लगातार हेमंत सोरेन किन्हीं ना किन्हीं कारणों का हवाला देते हुए ईडी से पूछताछ होने पर बचते नजर आए। वहीं हेमंत सोरेन को एक बार फिर ईडी का समन जारी किया गया है। संपत्ति को लेकर ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करने वाली है। रांची दफ्तर में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को समन जारी किया गया। संपत्ति को लेकर ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करने वाली है। बीते कई दिनों से ईडी हेमंत सोरेन को समन जारी करती रही है, लेकिन हेमंत सोरेन किन्हीं ना किन्हीं कारणों का हवाला देते हुए इस पूछताछ से बचते हुए नजर आए। अब देखना जरूरी यही होगा कि इस बार भी हेमंत के पास कोई ना कोई कारण है या वो इस बार ईडी के सामने पेश होंगे और ईडी के सवालों का जवाब देंगे। इसी खबर पर झारखंड से हमारे स्टेट हेड अभिजीत दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लगातार ईडी से पूछताछ पर हेमंत सोरेन बचते हुए नजर आए। अब ईडी ने एक बार फिर से समन जारी कर हेमंत सोरेन को बुलाया, तो क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आज हेमंत ईडी के सामने पेश हो सकते हैं? जी अमन, अभी तो बिल्कुल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 11 बजे ईडी ऑफिस में सीएम हेमंत सोरेन को बुलाया गया था, लेकिन अभी देखना यह है कि हेमंत सोरेन जाते हैं कि नहीं। हेमंत सोरेन का कहना है कि 30 नवंबर 2022 को मैंने अपने और अपने पूरे परिवार की संपत्ति का विवरण ईडी को दे चुका हूं। उसके बाद भी केंद्र सरकार के कहने पे झारखंड सरकार को बार बार ईडी डिस्टर्ब कर रही है। तो पिछले 14 अगस्त को जो जारी किया था, उसमें हेमंत सोरेन ने पत्र लिख के ईडी को बोला था कि आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं केंद्र सरकार के कहने पर। तो दूसरा समझ जब ईडी जारी किया तो ईडी स्पष्ट किया कि ये कोई राजनीतिक एजेंसी नहीं है। आपकी जांच पड़ताल में आपके नाम पे निकला है फर्जीवाड़ा, जमीन घोटाला, इसलिए आपको जारी कर बताया जा रहा है। तो हेमंत सरकार का कहना है कि हो सकता है कि हेमंत सरकार आज 11 बजे ईडी ऑफिस न जाके एक चुनौती देंगे। एक सूत्रों से पता चल रहा है कि वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते। वहीं अभिजीत, अगर कोई गलती है नहीं तो हेमंत सोरेन लगातार बचते हुए क्यों नजर आए? क्योंकि पहले भी कई बार समन जारी किए गए, पर लगातार कोई न कोई कारण देके हेमंत सोरेन इस पूछताछ से बचते हुए नजर आए। देखिए, इस मामले में कल वही बात हुई थी। कल प्रोजेक्ट भवन में हम लोग गए थे, तो हम लोगों को सवाल किया था कि कल आप उपस्थित होंगे कि नहीं, तो उन्होंने साफ यही कहा था कि हम लोग आपके साथ हैं। ऐसे ही बोल के वो हट गए थे। लेकिन इसमें देखना यह है कि 11 बजे उपस्थित होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि केंद्र सरकार के कहने पे हमको और हमारे सरकार को डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो क्या यहां पर मामला क्या कुछ है जिसके चलते लगातार झारखंड सीएम हेमंत सोरेन पे ईडी अपनी दबिश बनाए हुए लगातार उन्हें समन जारी किए जा रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन इस पूछताछ से बचते हुए नजर आ रहे हैं? जी, हेमंत सरकार के ऊपर जमीन घोटाले का मामला है। ईडी का कहना यह है कि आपके और आपके परिवार द्वारा जो अवैध जमीन कब्जा की गई है, कई करोड़ों की जमीनें हैं, वो
उसमें आपको फर्जीवाड़ा पाया गया है। तो हेमंत सरकार का कहना यह है कि मैं 30 नवंबर 2022 को अपना और अपने पूरे परिवार के जमीन का विवरण दे चुका हूं। इसमें मेरा कहीं भी कोई अवैध जमीन नहीं है। अगर फिर भी केंद्र सरकार के कहने पे ईडी हमको परेशान कर रही है तो इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट में ईडी को चुनौती करूंगा। तो अभिजीत, इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी अपनी साख को लेकर बहुत ही ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। तो यहां पर विपक्ष को कमजोर करने की एक कोशिश है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक हैं और आगामी विधानसभा चुनाव भी पास आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें हर बार हेमंत सरकार और कांग्रेस की जो भी गठबंधन है, ये लोग हर अपने संबोधन में, हर अपने ये लोग कहते आ रहे हैं कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं चुनावी परिस्थिति को लेके हमको डिस्टर्ब कर रही है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम एक दूसरे को टूटें और हमारी सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है, ताकि अगली बार हम उस तरीके से उस पोजीशन पे चुनाव न लड़ पाए। वही अभिजीत, ईडी का जिस तरीके से लगातार विपक्ष द्वारा इसे एक मुद्दा बनाया गया कि केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है, सरकारी जो भी क्या कहते हैं चीजें हैं, सरकारी मशीनरी का यहां पर बीजेपी द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। तो हेमंत सोरेन का इस मामले में क्या कहना है कि ईडी को लेकर हेमंत सोरेन का यहां पर क्या टेक है? जी, हेमंत सोरेन का कहना ये है कि मैं कहीं ना कहीं ईडी से कहीं नहीं डरता हूं। अगर मुझे ज्यादा परेशान किया गया तो मैं सुप्रीम कोर्ट में चुनौती करूंगा ईडी को लेके, क्योंकि कल भी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता मंत्री हैं जो उनके बेटे को कल ईडी ने वहां छापा मारा था, उनके घर से 30 करोड़ रुपए जब्त भी किया था। कल 32 जगहों पे पूरे झारखंड में छापा पड़ा था ईडी का। इसको लेके हेमंत सरकार का कहना है कि हमारे सरकार के जो भी नेता मंत्री विधायक है सबको ईडी द्वारा डिस्टर्ब किया जा रहा है, ताकि सब लोग डिस्टर्ब होकर चुनाव से भटक जाए, ताकि बीजेपी आगे विधानसभा में मजबूती से चुनाव लड़ सके। वहीं अभिजीत, देखने में यह भी आया कि रांची दफ्तर के बाहर काफी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। तो क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आज हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश हो सकते हैं? जी, अभी तो हम लोग सब लोग वही हैं, अभी सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। अब देखना यह है कि हेमंत सोरेन 11 बजे ईडी दफ्तर आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि अभी तक भी असमंजस बना हुआ है कि हेमंत सरकार आज सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस मामले में। तो यहाँ पर हेमंत सोरेन लगातार कभी ये कहते हैं कि वो कानूनी सलाह ले रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि क्या कहते हैं तबीयत का हवाला दे देते हैं। तो यहाँ पर ईडी से उन्हें किस तरीके का डर है? अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो उन्हें ईडी के सामने पेश होना चाहिए था, क्योंकि इससे जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर आगामी चुनावों में पेश कर सकती है कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप यहाँ पर ईडी के सामने पेश होने में आपको क्या दिक्कत? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि बार बार मैं एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, मेरे और भी सारे कार्यक्रम हैं जिसको लेके मैं नहीं जा पा रहा हूं, और बार बार ये जो भी समन भेज के मुझे बुलाया जा रहा है, अगर इस बार इस समन में समझौता नहीं हुआ, हमारी चीजों को सही नहीं किया गया, तो मैं आज ही सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और ईडी को चुनौती करूंगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें हेमंत सोरेन को ईडी का समन जारी किया गया है। ईडी ने आज रांची दफ्तर में हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें ईडी आज संपत्ति को लेकर पूछताछ करने वाली है। समन जारी कर दिया गया है हेमंत सोरेन के लिए। रांची दफ्तर में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को ईडी का समन जारी किया गया है। आज रांची दफ्तर में हेमंत सोरेन को बुलाया गया है। अब देखना जरूरी यही होगा कि हेमंत सोरेन एक बार फिर से किन्हीं ना किन्हीं कारणों का हवाला देते हुए बचते हुए नजर आएंगे, या हेमंत सोरेन के पास अब की बार ईडी के सवालों के जवाब होंगे। रुक करते हैं दिल्ली से आ रही अगली बड़ी खबर का। अगली खबर दिल्ली से सामने, जहां पर बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दोषियों की रिहाई को चुनौती देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होनी है। आपको बता दें बीते दिनों बिल्किस बानो मामले में एक सवाल जरूर उठाया गया था। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आड़े हाथों लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से यह सवाल किया था कि बिल्किस बानो के दोषियों की सजा
मौत से कम यानी कि उम्र कैद मिली थी, लेकिन वो 14 साल की सजा काट कर कैसे रिहा हो गए। वहीं अब एक बार फिर बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। फिर से सवाल उठने शुरू हुए हैं। दोषियों की रिहाई को लेकर चुनौती देने का यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी कि दोषियों की सजा अगर उम्र कैद तय की गई थी तो दोषी 14 ही साल में कैसे रिहा कर दिए गए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। लखनऊ में बिल्डरों की करतूत लगातार जारी है। लखनऊ में बिल्डरों की मनमानी लगातार जारी है। आवास योजना के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। आए दिनों आवास योजना के नाम पर लखनऊ में बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। लखनऊ के बीकेटी में अवैध टाउनशिप के नाम पर खेल खेला जा रहा है। पीएम आवास योजना के नाम पर भी ठगी की जा रही है। वहीं हाइड्रस इंफ्रा के मालिक बड़े पैमाने पर यह खेल करते हुए नजर आ रहे हैं। अवैध आवासीय योजना के ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया गया है। एलडीए ने ध्वस्तीकरण का यह आदेश जारी किया है। लखनऊ के बीकेटी तहसील दसौली गांव का यह मामला है। अवैध आवासीय योजना के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है। एलडीए ने ध्वस्तीकरण के ये आदेश जारी किए। लखनऊ के बीकेटी तहसील दसौली गांव का यह मामला है। खबर लखनऊ से, जहां पर बिल्डरों की करतूत लगातार जारी है। बिल्डरों द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है। आवास योजना के नाम पर लगातार बड़े फर्जीवाड़े देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच आवास योजना के नाम पर एक और फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। लखनऊ के बीकेटी में अवैध टाउनशिप का खेल खेला जा रहा है। रुक करते हैं लखनऊ से अगली खबर का। लाभार्थियों को आज सीएम योगी आदित्यनाथ ऋण वितरण करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर लाभार्थियों को आज सीएम योगी आदित्यनाथ ऋण वितरित करते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे। वहीं 11,000 लाभार्थियों को ऋण वितरण कार्यक्रम में ऋण वितरित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। पीएम स्वनिधि स्वयं सहायता समूह और ऋण योजना के तहत ये ऋण वितरित किया जाएगा और आज 11 बजे लोक भवन सभागार में कार्यक्रम आयोजित होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लाभार्थियों को ऋण वितरित करने वाले हैं। पीएम स्वनिधि स्वयं सहायता समूह ऋण वितरण कार्यक्रम के माध्यम से ये ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं। वहीं लाभार्थियों को आज ऋण वितरित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियम, मैं आपसे जानना चाहूंगा किन लाभार्थियों को ऋण वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा ऋण वितरित किया जाएगा? क्या कुछ क्राइटेरिया इसके लिए निर्धारित किया गया था? देखिए, पीएम स्वनिधि एवं स्वयं सहायता समूह ऋण ये जो योजना चलाई जा रही है, जिसके जरिए जो इस योजना के लाभार्थी हैं उनको सरकार की तरफ से एक जो राशि है वो उपलब्ध कराई जाती है, जिसके जरिए वो अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और उसी के चलते आज ये 11,000 लाभार्थियों को ऋण वितरण जो है वो किया जाएगा, ताकि वो अपने व्यवसाय को बेहतर तरीके से कर सकें। स्वनिधि योजना एक ऐसी योजना है जो स्वावलंबी बनाती है ऐसे छोटे उद्यमियों को, ऐसे छोटे लोगों को जो छोटा व्यापार करते हैं लेकिन उनको कुछ मूल राशि की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में ये योजना कहीं ना कहीं उनके लिए काफी हद तक मददगार है और इसीलिए कह सकते हैं आज ये 11,000 लाभार्थियों को ऋण जो है वो मिलने जा रहा है। तो क्या यहाँ पर प्रियम इसे इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा ये ऋण वितरण किया जा रहा है? बिल्कुल, ये जो ऋण वितरण का कार्यक्रम है ये उसी को ध्यान में रख के पूरा जो है वो शुरू किया गया है और उसके जरिए कि जो छोटे वर्ग के व्यापारी हैं, जो छोटे उद्योग करते हैं, ठेला कुमचा लगाते हैं, तो उनको एक छोटी राशि की आवश्यकता होती है, लेकिन चूंकि वो राशि मिल नहीं पाती इसलिए उनको कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वो ना करना पड़े और इसी को ध्यान में रखते हुए ये योजना जो है वो शुरू की गई है। वहीं प्रियम, इस तरीके की योजनाएं आगामी विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं, साथ ही लोकसभा चुनावों में
कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए मददगार साबित होने वाली है, क्योंकि बीते दिनों भी रोजगार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कई परियोजनाएं लाई गई हैं। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं जो सरकार है वो सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ करती हुई नजर आ रही है, सबको साथ में लेकर चलना चाह रही है। सबके पीछे का एक साफ तौर पर मकसद है कि आने वाले चुनाव में उसका फायदा लिया जाए और कहीं भी जो है जहां पर भी जो लोग हैं उनको हर तरीके से मदद मिले और वो जो मतदाता हैं वो वोट बैंक के तौर पे भी तब्दील हो, इसका भी पूरी तरीके से कह सकते हैं तैयारी जो है वो की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियम तमाम जानकारी के लिए। कार्यक्रम में आज सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करने वाले हैं, वही लाभार्थियों को आज ऋण वितरण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर सामने है। आम आदमी पार्टी आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करने वाली। आम आदमी पार्टी भी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अपनी कमर कसती हुई नजर आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की बिसात पर उत्तर प्रदेश में अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब आम आदमी पार्टी भी आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करने वाली। केंद्र सरकार के विरोध में यह प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। लखनऊ में आज 1:30 बजे हजरतगंज में प्रदर्शन का समय नियत किया गया है। वहीं आपको बता दें गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार के विरोध में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करते हुए नजर आएगी। आम आदमी पार्टी आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करने वाली है, जो कि गांधी प्रतिमा के पास आयोजित किया जाएगा। आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आई और आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। अब इसी बीच उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपनी कमर कसती हुई नजर आ रही है। अब लखनऊ में आज 1:30 बजे हजरतगंज में आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। कयास यह लगाया जा रहा है कि संजय सिंह भी इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं। संजय सिंह के निर्देशन में यह पूरा प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार के विरोध में आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। लखनऊ के हजरतगंज में गांधी प्रतिमा के पास यह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। रुक करते हैं लखनऊ से अगली खबर का। नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आज पदभार ग्रहण करने वाले हैं। खबर लखनऊ से है, जहां पर नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आज पदभार ग्रहण करने वाले हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज पदभार ग्रहण करेंगे। आज दोपहर 12 बजे अजय राय अपना पदभार ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। पार्टी मुख्यालय लखनऊ में पदभार ग्रहण का यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें अजय राय पदभार ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। पार्टी मुख्यालय लखनऊ में अजय राय अपना पदभार ग्रहण करेंगे। अजय राय को अभी हाल फिलहाल में ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस अपने इंटरनल कोर में लगातार फेरबदल करते हुए नजर आए। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज पदभार ग्रहण करने वाले हैं। रायबरेली में गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गई है, जहां गंगा कटरी क्षेत्रों में बाढ़ को लेकर एडीएम-एफआर ने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जहां बाढ़ चौकियों का एडीएम-एफआर और एसडीएम ने निरीक्षण किया, तो कहीं स्थानीय लोगों से बातचीत कर एडीएम-एफआर ने बताया कि बाढ़ से निपटने को लेकर जिला प्रशासन के जरिए तैयारियां की गई हैं। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते रामगंगा कालागढ़ बांध का जलस्तर बढ़ गया है, जहां बाढ़ में अधिक पानी होने की वजह से 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। आपको बता दें कि पानी छोड़े जाने की सूचना उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को जारी की गई है और जिले के डीएम को एससी ने पत्र जारी किया है। तो वहीं बिजनौर पुलिस ने देर रात गांव-गांव घूमकर माइक से अनाउंस कर लोगों को अलर्ट किया है। कोई रामगंगा की तरफ न जाए और सुरक्षा के पूरे उपाय करें। ये सभी सम्मानित पर्यटन और संस्कृति विभाग मंत्री जयवीर सिंह आज रायबरेली दौरे पर हैं, जहां राणा बेनी माधव बख्श सिंह स्मारक समिति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जयंती पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। साथ ही भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
आपको बता दें कि राणा बेनी माधव सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और शहीद चौक पर स्थापित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भी नजर आएंगे। देवभूमि उत्तराखंड मां गंगा जी का प्रांगण है और मां गंगा जी के प्रांगण में हमने सभी भारतवासी वैज्ञानिकों के लिए मंगल कामना की है जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए मंगल कामना की है। देश जीरो से शिखर तक पहुंच रहा है, इसकी मंगल कामना हम सभी संतों द्वारा, सभी ब्राह्मण द्वारा, सभी अखाड़े के विद्यार्थियों द्वारा। रायबरेली थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले जंगल में मिले अधेड़ के शव के मामले में पुलिस ने हत्या के आरोप में मां बेटी को गिरफ्तार किया है। जहां हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि मृतक का गिरफ्तार महिला गीता के साथ कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते मृतक महिला के घर आता जाता था। जिसके बाद मृतक मेडीलाल अपनी प्रेमिका की 19 साल की बेटी पर बुरी नीयत रखने लगा। इस बात की चर्चा गांव के पड़ोसियों में भी फैल गई, जिसके बाद मां बेटी ने मेडीलाल को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और घर बुलाकर उसकी डंडे से पिटाई करके चुन्नी से उसका गला घूंट दिया और शव को जंगल में फेंक दिया। जांच के बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में मां बेटी को गिरफ्तार किया है। अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोगों ने न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का जश्न मनाया। बता दें कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो दुनिया में अमेरिका, चीन जैसे तमाम बड़े देश कभी नहीं कर पाए। भारत का चंद्रयान जैसे ही चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव की सतह पर पहुंचा तो ये इतिहास रचने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया। तो वहीं देश से लेकर विदेशों तक भारतीय इसका जश्न मना रहे हैं। जहां न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर भी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का जश्न खूब उल्लास से मनाया गया है। चंद्रयान 3 पहुंचकर भारत अब दुनिया के अंदर पहला देश बन गया है। लेकिन हम वासुदेव कुटुंबकम में भरोसा करने वाले, उस सिद्धांत को फॉलो करने वाले लोग हैं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो ये केवल भारतवासियों के लिए, 140 करोड़ भारतवासियों के लिए गर्व की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व के लिए गर्व की बात है कि भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर पहुंचाया है। जहां तक 140 करोड़ भारतवासियों की बात है तो ये हमारी वैज्ञानिक सोच और प्रतिभा की जीत है। ये मैं अप्रवासी 4 करोड़ अप्रवासी भारतीयों की ओर से न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर खड़ा होकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि अंडर हिज एबल लीडरशिप ये संभव हुआ। बात यही खत्म नहीं होगी। देश के प्रधानमंत्री के 30वें टर्म के पूरे होने से पहले पहले इंडियन मैन और वुमेन और बोथ चंद्रमा पर होंगे, ऐसी हमें आशा है। ऐसी हम रुक करते हैं हिमाचल से आ रही अगली बड़ी खबर का। कुल्लू में भारी 7 इमारतें ढह गई हैं। इस वक्त हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदा का दंश झेल रहा है। इसी बीच कुल्लू में भारी 7 इमारतें ढह गई हैं। कुल्लू में बस स्टैंड के पास ये 7 इमारतें ढही हैं। वहीं प्रशासन ने 3 दिन पहले ही घरों को खाली कराया था। लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। हिमाचल इस वक्त प्राकृतिक आपदा का दंश झेल रहा है। अब इसी में कुल्लू में बस स्टैंड के पास 7 भारी इमारतें ढह गई हैं। प्रशासन ने अभी बीते दिनों 3 दिन पहले ही घरों को खाली कराया था। हिमाचल में भारी बारिश के चलते लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब कुल्लू में बस स्टैंड के पास 7 इमारतें ढह गई हैं। प्रशासन ने अभी 3 दिन पहले ही घरों को खाली कराया था। आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर बस स्टैंड के पास ये 7 इमारतें किस तरीके से ढही हैं। आप देख सकते हैं लगातार भारी नुकसान देखने को मिला है। हिमाचल प्रदेश में जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। अब इसी बीच में कुल्लू में बस स्टैंड के पास 7 भारी इमारतें ढह गई हैं। इंडिया वॉइस से आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं कि कुल्लू में बस स्टैंड के पास किस तरीके से 7 इमारतें भरभरा कर ढह गई। वहीं हिमाचल के कुल्लू में ये 7 इमारतें बस स्टैंड के पास ढह गई हैं।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया वॉइस पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।